सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और राजुल जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार संगीता और सभी सखियां जो कि इस वक्त रेडियो सर्च के पास आ गई हैं, नमस्कार। और इंतजार हो रहा है इस कार्यक्रम का, तो लीजिए हम भी आ गए हैं आपके पास जी। और ये भी सोच रही होंगी कि आज क्या विषय हो सकता है, तो आज कुछ चुनिंदा विषय हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे कि लाला लाजपत राय जो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज उनकी जन्मतिथि है, तो आज हम उन्हें स्मरण करेंगे और इसके साथ ही साथ आज पंडित जसराज जी के बारे में बात करेंगे। इनकी भी आज जन्मतिथि है। और भाई फोन पर तो हम लोग घंटों बातें करते हैं और दूर दूर की खबरें पहुंचा देते हैं एक दूसरे तक, तो आज फोन से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। सखियों तैयार रहिएगा सुनने के लिए, और साथ ही साथ आज बच्चों के बारे में भी कुछ बात की जाए, क्यों संगीता? बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले उनको स्मरण करेंगे जिनकी नाम लेते ही हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है, लाला लाजपत राय जी। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी को दुधिके गांव में हुआ था, जो कि आजकल पंजाब के मोगा जिले में स्थित है। इनके पिताजी का नाम मुंशी राधा किशन और माता का नाम गुलाब देवी था, और बचपन से ही उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा उनकी माता से, उनके परिवार से मिलती रही। देश में उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी, तो वो उसे देखते आ रहे थे और समझते आ रहे थे। फिर सन 1889 में वो वकालत की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए, और घर वापसी के बाद देश की सेवा, आर्य समाज के कामों और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जी। और बंगाल विभाजन के खिलाफ हो रहे जो आंदोलन उस वक्त थे, क्योंकि उस समय तो स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था, तो उस वक्त बंगाल विभाजन के खिलाफ भी जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी लाला लाजपत राय सक्रिय भूमिका में रहे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इनके मुख्य साथी थे, सहयोगी थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी हम जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अरविंद घोष भी साथ में थे। इनके साथ मिलकर इन्होंने स्वदेशी के सशक्त अभियान को चलाया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 नवंबर 1907 को रिहाई के बाद उन्होंने देश विदेश की सैर की और भारत की स्थिति को विश्व पटल पर जाहिर किया। उन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसे तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंधित कर दिया। तो चारों ओर ये जो दबाव बना हुआ था, एक अपने ही घर में खुलकर सांस न लेने की जो एक आज़ादी छिन गई थी, उसके खिलाफ उनके मन में रोष बहुत तेजी से उमड़ रहा था। तो भारत लौटने के बाद लाला लाजपत राय ने जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पंजाब में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला किया। तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत निराश हो गए थे। और क्योंकि जब भारतीयों के बारे में बात हो रही है और उसमें कोई भारतीय ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस बात पे गुस्सा आना स्वाभाविक है। वो इसलिए कि बहुत सारे जो लोग इस कमीशन में थे, तो उनमें अगर एक भारतीय होगा तो भारत के लोगों की बात, उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा सकेगा। तो इसलिए ये जरूरी था। भारतीयों का पक्ष भारतीय ज्यादा अच्छी तरह से रख सकेंगे। तो 1929 में जब कमीशन भारत आया, तो पूरे भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें उन्हें पूरे देश का सहयोग मिला, और उन्होंने ये तय किया कि वो शांतिप्रिय ढंग से एक जुलूस निकालेंगे। जी। लेकिन जुलूस जो निकला वो तो शांतिपूर्ण था। फिर भी जुलूस पर ब्रिटिश सरकार ने, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया, और इस घटना में लाला लाजपत राय को सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय एक जिज्ञासु पाठक थे।
उन्होंने, जैसा कि हमने अभी बताया, कि किताब भी लिखी थी। वो इटली के क्रांतिकारी नेता ग्युसेप मैजिनी द्वारा लिखित देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। तो जो भी उनके विचार थे उससे वो प्रभावित थे और क्रांतिकारी तरीके से अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहते थे। जहां ज़रूरत पड़ी वहां उन्होंने विरोध की आवाज़ को भी बुलंद किया। और इसके बाद ये भी हुआ कि कई जो उनके साथी थे या और भी लोग थे, तो हो सकता है कि कई बार उनकी बातें जो हैं वो लोगों को ये लगता होगा कि बड़े मुखर तरीके से वो उठाते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी आदत थी और उन्होंने उसी तरह से अपनी विरोध की आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने देश में शिक्षा, वाणिज्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया। हम लाला जी की पुण्य स्मृति को बहुत बहुत नमन करते हैं। और हमेशा याद आता है उनका और देश पर कुर्बान होने वाले उन सभी शहीदों का बलिदान, जिन्होंने कर चले हम फिदा जानो तन साथियों कहते हुए अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जज्बा था। और ये जज्बा अपने देश के लिए था, देश के लिए कुछ करने का ये एक कर्तव्य का जो भान होता है, वो एक अलग तरह के मनस्थिति में ले जाता है। और उस मनस्थिति में इंसान को सिर्फ अपना कर्तव्य दिखाई देता है, अपनी ड्यूटी दिखाई देती है, अपना फर्ज दिखाई देता है, और उस फर्ज पर वो जान भी कुर्बान कर देता है। बिल्कुल सही। और आज हम ऐसे ही एक सफल महिला के बारे में भी बात करने वाले हैं ना संगीता? बिल्कुल। और आज हम बात करते हैं भारत की सफल सेनानी कह सकते हैं, किरण शेखावत की। ड्यूटी पर रहते हुए शहीद होने वाली भारत की ये पहली महिला अफसर हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त है। तो किरण शेखावत बचपन से ही भारतीय सेना में जाने की चाह रखती थी और ये सपना भी उन्होंने साकार किया। इंडियन आर्मी उन्होंने ज्वाइन की सन 2010 में। 22 वर्ष की आयु में नौसेना उन्होंने ज्वाइन की और उनकी शादी हरियाणा के मेवात के कुथरला गांव के विवेक छोकर से हुई, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं। और उनका ये जो बैकग्राउंड था, उनकी पृष्ठभूमि थी, वो भी सैनिक पृष्ठभूमि से आई थी। उनके पिता भी सेना में थे और पति भी सेना में। और इस तरह से उन्होंने बचपन से ही देखा था ये जो देश पर कुर्बान होने वाला जज्बा है, ये उनके अंदर बचपन से ही था। और अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी वो बहुत मनोयोग से बहुत अच्छी तरीके से उन सभी चीज़ों पर ध्यान देती थी जो कि सीखनी ज़रूरी थी, और जिनके सीखने से उन्हें वो जो प्रशिक्षण के दौरान जो बातें सिखाई जाती वो अच्छी तरह से समझ में आए, इसकी पूरी कोशिश करती थी। एक बात और है संगीता, उन्हें संगीत का बहुत शौक था और उन्हें किताबें पढ़नी भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन ये सारे शौक से बड़ा उनका शौक था, उनका शौक क्या कहिए, पैशन था, जो अपनी जॉब की तरफ था, अपनी देश की तरफ, देश सेवा की तरफ था। और इसी तरह से वो अपने जज्बे को लेकर आगे बढ़ती रहीं। और ये जज्बा राजुल कहीं ना कहीं हमारे देश में सभी युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह से कितने सारे युवा आज के समय में, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, किस तरह से आगे बढ़े हैं। और आगे चलकर 24 मार्च 2015 की रात गोवा में डार्नियर निगरानी विमान में ये कर रही थी, जो विमान इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और बाद में इन्हें ये था, इनका पार्थिव शरीर जो था 29 मार्च को इन्हें अंतिम विदाई दे दी गई। तो जो किरण शेखावत हैं, उन्हें हम भी शत शत नमन करते हैं और साथ ही सुनते हैं ये गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। संगीता, एक आवाज है जो कि जब गूंजती है तो मन भाव विवल हो जाता है और बिल्कुल डूब जाता है उसमें। जब सुनते हैं सूरदास का पद, रानी तेरी तेरो चिरजीवी गोपाल, या कि फिर किशोरी तेरी चरणन की रच पाऊं, जब ये भजन, जब ये भक्ति रचनाएं सुनते हैं तो मन एकदम भाव विभोर हो जाता है और वो आवाज मन में बस जाती है, हृदय में उतर जाती है और सब तरफ निर्मल दिखाई देने लगता है। वो आवाज है पंडित जसराज की। जी, क्योंकि भारत तो गीत और संगीत में भी बड़ा समृद्ध है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही समृद्ध भारत के एक रत्न है पंडित जसराज, जिनकी आज जन्मतिथि है। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इनका जन्म 28 जनवरी सन 1930 में हिसार में हुआ। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। जब वो 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता पंडित मोतीराम का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई पंडित मणिराम के संरक्षण में हुआ। अच्छा, उन्होंने जब अपनी संगीत साधना की शुरुआत की थी तो वो तबला वादक के रूप में की थी। पहले वो तबला बजाते थे और बहुत डूब कर बजाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी से उन्होंने संगीत की बारीकियों को सीखा और उसमें अपनी कल्पना से कई तरह के प्रयोग करते वो उन्होंने एक ऐसी गायन शैली विकसित की जो कि आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुई। जी, तो जसराज जी का विवाह 1962 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कह सकते हैं वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से हुआ। संगीत में उनकी रुचि बचपन से ही थी, जैसा कि हम बता रहे हैं और लोग जानते भी हैं। पिता पंडित मोतीराम ने उन्हें मुखर संगीत में दीक्षा दी। उन्होंने तबला भी सीखा। जैसा कि सभी जानते हैं, पंडित जसराज अपने घराने के साथ एकल गायन के प्रदर्शन में अक्सर शामिल होते थे। उन्होंने 22 साल की उम्र में गायक के रूप में अपना पहला स्टेज कॉन्सर्ट किया था और पंडित जसराज ख्याल गायन में कुछ लचीलेपन के साथ ठुमरी और हल्की शैलियों के तत्वों को जोड़ते थे और ये उनकी खासियत थी। इस खासियत को वो इतनी खूबसूरती से निभाते थे कि उन्हें कई प्रकार के दुर्लभ रागों को प्रस्तुत करने के लिए भी जाना जाता है। शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के अलावा पंडित जसराज ने अर्धशास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रयास किया। हवेली संगीत भी इन्हीं में से एक है। जी, और एक लंबा अरसा उन्होंने बिताया था और 80 वर्ष से अधिक कह सकते हैं कि उन्होंने संगीत की दुनिया में अपना समय बिताया। बहुत सारे उन्हें प्रमुख पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उनका निधन 17 अगस्त सन 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ। पंडित जसराज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया। तो 1975 में यानी 1975 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2000 में पद्म विभूषण और भी अन्य कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। ये तो देश की बात थी। उन्हें तो विदेशों में भी उनका नाम बड़ी श्रद्धा से और उनके शिष्य वहां पर भी उनके नाम को हमेशा आगे बढ़ाने में लगे रहे।
टोरंटो विश्वविद्यालय ने पंडित जी के नाम पर स्कॉलरशिप की शुरुआत की, जिसे भारतीय संगीत की युवा प्रतिभाओं को दिया जाता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में एक संगीत भवन बना है जिसका नाम ही रखा गया है पंडित जसराज ऑडिटोरियम। जी। तो ऐसी विभूतियां जो कि देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत के परचम को ऊंचा रखने में कामयाब होती हैं, वो वाकई नाज होता है हमें उन पर, और पंडित जी के लिए हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। जी। माता कालिका, माता कालिका, माता कालिका, महाकाल महारानी, महाकाल महारानी, जगत जननी भवानी, भवानी भवानी, माता कालिका, माता कालिका, माता कालिका, माता कालिका, खड्ग मुंड कपार कर धरणी, कर धरणी, कर धरणी, खड्ग मुंड खपर कर धरणी, कर धरणी, कर धरणी, खड्ग मुंड खपर कर धरणी, कर धरणी, कर धरणी, असुर हरणी, जग निर्भय करणी, तरन तारिणी, भक्त पालिका, दयादानी, भवानी, 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 माता कालिका, माता कालिका, महाकाल महारानी, महाकाल महारानी, जगत जननी भवानी, 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 माता कालिका, माता कालिका, खड्ग मुंड खपर कर धरणी, कर धरणी, कर धरणी, असुर हरणी, जग निर्भय करणी,
संगीता, इतना सुंदर तुमने ये भजन सुनवाया, पंडित जसराज का गाया हुआ, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये रोंगटे खड़े होने के साथ साथ मुझे ये लगा कि अगर इस समय मैं स्टूडियो से बाहर चली जाऊं तो तुम मुझे कैसे बुलाओगी वापस? बुलाऊंगी कैसे? हेलो राजू, आइए जल्दी। यानी कि तुम फोन का प्रयोग करोगी? जी बिल्कुल। तो भाई फोन है तो लगता है कि हाथ में सब कुछ है। अगर फोन ना हो तो दुनिया बड़ी बेरस हो जाती है। आजकल तो ऐसा ही है। हाँ, आजकल ऐसा है क्योंकि हम लोग मोबाइल पर बहुत निर्भर हो गए। लेकिन सोचो तो ना जरा, जब वो जमाना था जब ना मोबाइल था, ना इस तरह अपनी बात कहने का कोई और ढंग था, तो क्या होता होगा अगर किसी को कोई बात कहनी होती होगी? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े खुश नसीब हैं जो हम लोगों ने दोनों ही दौर देखे। वो दौर भी देखा जब टेलीफोन, यानी कि जो घर में एक डब्बा सा टेलीफोन होता था, काले रंग का चोंगे वाला फोन, जिसमें पूरा ऐसे डायल करके पूरे पूरे नंबर मिलाए जाते थे। और फिर हमने वो भी देखा, मोबाइल भी देखा, जो कि हाथ में लेके कभी भी बात कर लो, फिर टच स्क्रीन और बहुत तरह तरह के देखे जी। और सिक्के वाले फोन भी, हाँ, जिसमें सिक्के डालकर बात की जाती थी। तो ये तो जो टेलीफोन, जो घर में बातचीत की जाती थी, ये तो बड़ा कम ही संभव होता था, किसी किसी घरों में ही पाया जाता था। ज्यादातर चिट्ठियां और टेलीग्राम, तार, ऐसे ही बातें हुआ करती थी। तो तुरंत बात करने का कोई साधन अगर था तो वहाँ आपको टेलीफोन एक्सचेंज में जाके बात करनी होती थी, और वहाँ पर भी पहले से बताना पड़ता था कि फला को अगर आपको फोन करना है तो वो उस जगह वहाँ पर उपस्थित हो, तभी बात हो सकती थी, वरना तो आपको फिर बात करने का और कोई सहारा नहीं था। लेकिन इससे भी पहले, जबकि ये सुविधा भी नहीं थी, टेलीफोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब वाकई जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इसलिए जैसे ही पहली बार ग्राहम बेल ने एक ऐसा चोंगा बनाया जिससे बाहर दूर की बात सुनी जा सकती है, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी। और वो समय भी आपको याद होगा राजुल जी, जब बच्चे खेल खेल में टेलीफोन बनाया करते थे, यानी कि एक डब्बा, उसमें एक धागा, एक मोटा सा धागा बांधकर, और उसको पाल की फिल्म में दिखाया भी गया था कि किस तरह से वहीदा रहमान और राजेंद्र कुमार बातें करते हैं। तो वो उसका भी मजा एक बड़ा अलग होता था कि डब्बे से अगर बात की जाती थी तो वो तार के जरिए कुछ ना कुछ उसमें ध्वनि पहुंचती रहती थी, और वो बात लगभग सुनाई देती थी। लेकिन उसके जो दायरे थे वो बड़े ही सीमित थे कि एक छोटे से दायरे में ही आपको बात करना है। तो ये तो शौक था फोन का। लेकिन आज के समय में देखिए कि कहाँ से कहाँ टेलीफोन, और बातचीत किए बिना तो कोई भी रह नहीं पाता। और अगर हम पीछे दौर में चलते हैं तो 28 जनवरी सन 1878 को व्यापारिक स्तर पर पहला टेलीफोन एक्सचेंज अमेरिका के न्यू हेवन शहर में शुरू हुआ, और प्रथम कॉल ग्राहम बेल और उनके सहयोगी वॉटसन के बीच में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में की गई। और इसमें जो बातचीत हुई, ग्राहम बेल अपने सहायक वॉटसन को कहते हैं कि मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। और इस तरह से बातों को आगे बढ़ाया गया। जो इनका ये पहला सेंटेंस था या वाक्य था, वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत चर्चित हुआ। और वो समय था जब टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सारा सामान लगता था, काफी भारी भरकम मशीनरी का उपयोग होता था, और बहुत सारी जगह की जरूरत होती थी। किसी जगह पर अगर टेलीफोन एक्सचेंज खुल रहा है तो ये भाई बहुत बड़ी बात होती थी। और यहीं से टेलीफोन की लाइनें कनेक्ट होती थी, और दूर दूर तक तार जाते थे, टेलीफोन के तार दूर दूर तक जाते थे। बीच में अगर कोई तार टूट गया तो पता चला टेलीफोन की लाइन बाधित हो गई। अब विकास होते होते हम कहाँ पहुंच गए हैं, अब सिर्फ तरंगों पर ही हमारी बातचीत पहुंचती है। तो जो विकास के पग हैं वो बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन जहाँ से शुरुआत करते हैं वो शुरुआत, प्रारंभ, वो प्राथमिक चरण जो है वो हमेशा याद रहता है, क्योंकि वहीं से किसी एक नए ख्याल की नींव रखी गई थी। जी। और जब हम आज के दौर में जब बात करते हैं फोन से, तो बड़े ही मतलब स्वाभाविक तरीके से बात नहीं हो पाती। और पहले जब चिट्ठियां आती थीं, या एक बार अगर टेलीफोन भी आ गया
तो हम उस दर्द को समझते थे, जाते थे इतनी दूर बातें करने के लिए। लेकिन आज का समय शायद बड़ा बदल गया है, तो जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो व्यवहारिकता ज़रा ज़्यादा रहती है। हाँ बिल्कुल। और ये माफ कीजिएगा, ये व्यवहारिकता जो है वो इसलिए भी रहती है क्योंकि अब हम समय के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं और बकायदा हमें खबर है कि कहाँ पर हमारे अपनों के साथ या हमारे आसपास या हमारे ज़रूरी चीज़ों के साथ क्या हो रहा है। तो टेलीफोन ने तो दुनिया ही बदल दी है। जी। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के, तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। भाई
ये हेलो हेलो जो है वो सुनते ही तुरंत अपनी बात कहते हैं, और हेलो एक तरह का नमस्ते करने का ढंग भी होता है कि एक दूसरे को विश करना या ग्रीट करना, तब भी हेलो बोला जाता है। लेकिन जब टेलीफोन पे हेलो होता है तो उसके मतलब भी कई सारे हो जाते हैं। वैसे पहल जब ये हेलो हुआ था तो कहते हैं थॉमस एडिसन ने पहली बार उन्होंने जब एक आवाज सुनी थी तब उन्होंने हेलो कहा था। और हेलो को अगर हम कहें तो उसको उसके जो अलग अलग अर्थ हैं उनमें से एक अर्थ ये भी कहा जाता है कि बहुत तेज आवाज में खुशी से या बहुत उत्तेजना के साथ जो एक मिली जुली एक चीख सी आती है वो हेलो की साउंड है, उसे हेलो कहते हैं। तो भाई ऐसा तो होता ही है जब हम अचानक आवाज सुनते हैं किसी अपने की या किसी ऐसे की जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसी ही उत्तेजना मिश्रित आवाज निकलती है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तो ये देखा जाता है कि जब बातचीत होती है और खुशी की बात होती है तो उसमें बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी इंसान हो, अपनी बात को जब व्यक्त करता है तो उससे भी पता चल जाता है कि वो हेलो किस तरह से बोल रहे हैं। उसमें भी बहुत तरह से बोलते हैं। भाई अगर मन अच्छा नहीं है तो हेलो को उसे बड़ा बुझा सा पता चल जाएगा कि कितना बात करने का मन है जी। हाँ, लेकिन जब सखियां साथ हों तो आवाज पूरी खनक के साथ बुलंद होती है और इसके साथ ही साथ मन में भी एक तरह की उमंग होती है। क्योंकि भाई जब ये होता है ना, जब हम अपने दोस्तों के साथ अपने जो जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, जिनके साथ बात करना अच्छा लगता है, उनके साथ होते हैं तो ये जो आवाज है इसमें हेलो का रंग कुछ अलग ही तरह से उभर कर आता है। अच्छा अब ये बताओ, हम हेलो हेलो के बारे में ही बात करते रहेंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। हम आगे भी बढ़ेंगे सखी सहेली कार्यक्रम में। और एक बात तो ये है कि राजुल, हमारे दिन भर की दिनचर्या में हम ये कितना सोचते हैं कि हमें बचत भी करनी चाहिए या बच्चों को बचत की आदत भी सिखानी चाहिए। अच्छा। ये कितना सोचते हैं। तो मोबाइल से तुम सीधे बचत पर पहुंची हो, मैं समझ रही हूँ। मोबाइल से बचत होती है। हाँ, बचत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मोबाइल की जो फोन की बात हुई, फोन से हम मोबाइल पर आए और मोबाइल बचत का एक पाठ सिखाता है। देखा यह गया है कि सबसे पहले तो हम मोबाइल के जो मॉडल हैं उन्हीं पर बात कर लेते हैं। क्या कहती हो? बिल्कुल। जैसे कि फोन पर अगर हम अलग अलग तरह के मॉडल्स हमेशा आते रहते हैं, ये हम नहीं कहते कि अपडेट ना रहा जाए, ज़रूर अपडेट रहा जाए, लेकिन हमेशा लेटेस्ट मॉडल के चक्कर में अगर आप हमेशा रहते हैं और अपना पुराना फ़ोन बदल कर नया फ़ोन जैसे ही बाज़ार में आए उसकी तरह उसे ख़रीदने के लिए ललायित हो जाते हैं, तो ये कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं, ज़रा सोच कर देखिएगा। जी, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी ही फ़ोन बदल दिए जाते हैं, यानी कि 6 महीने के अंतराल में भी, क्योंकि उसका नया वर्जन आ जाता है। तो फिर लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें मेमोरीज ज़्यादा है, इसमें गाने ज़्यादा आ सकते हैं, इसमें डिटेल्स ज़्यादा आ सकती हैं, तो ये भी एक होता है। और साथ ही साथ अगर इसमें माता पिता भी थोड़ा ध्यान दें तो अगर वो अपने अंदर इस आदत को बनाते हैं कि जो है जैसा है, अगर वो सही तरह से कार्य कर रहा है तो फिर उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाजमी है कि बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। जब तक कोई बहुत ऐसी बात ना हो जाए कि फ़ोन को बदलना ज़रूरी ही है, तब तक फ़ोन बदले ना, बल्कि उसी फ़ोन से काम चलाएं। और फ़ोन बदलने के बाद एक और आदत भारतीय घरों में देखी जाती है कि वो फ़ोन घर में रख लिए जाते हैं। वो फ़ोन अगर एक्सचेंज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें घर में रखा है तो ये समझ लीजिए कि वो घर में नकारात्मक ऊर्जा का और प्रदूषण का एक बहुत बड़ा साधन बन चुके हैं। तो मोबाइल फ़ोन जब भी खरीदें या बच्चे खरीदें या बड़े खरीदें तो उसकी उपयोगिता को भी ज़रा ध्यान में दें कि किस तरह से वो हमारे लिए अगर पुराना भी हो गया है तो उपयोगी हो सकता है। और इन्हीं चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये तो एक कह सकते हैं कि एक कला है कि किस तरह से हमें जीना है और किस तरह से ज़िंदगी बितानी है। तो बच्चों में वही संस्कार आते हैं जो हम लोगों से वो सीखते हैं। तो संगीता, एक बचत करने का जो सबक है वो मोबाइल हमें ये भी सिखाता है कि समय को व्यर्थ ना करें,
बल्कि समय का सदुपयोग करें, समय को बचाएं और जो व्यर्थ में कई बार मोबाइल पर उलझकर हम अपने अमूल्य समय को गंवाते हैं उससे थोड़ा सा बचें। तो अगर जैसे घर में अक्सर ये देखा गया है कि कभी खाने का समय है या चाय पीते हुए सब लोग इकट्ठे तो हैं घर में, लेकिन सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं और सब अपने अपने मोबाइल में डूबे हुए हैं। पूछने पर कहेंगे अरे फलाना मैसेज है, बहुत ज़रूरी है देना, तो वो हम टाइप कर रहे हैं। या कोई कह देगा कि ये वीडियो अभी अभी आया है, ये देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से जो वो कीमती समय है जो कि परिवार के साथ गुजारा जा सकता है अच्छी हल्की फुल्की बातों के बीच, वो इस तरह से मोबाइल की भेंट चढ़ जाता है। तो मोबाइल सिखाता है भाई कि थोड़ा सा परिवार के लिए भी है। वो इसलिए क्योंकि उसमें मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल तो ऐसा भी देखा गया है कि आउटडोर इंडोर गेम्स भी जो हैं वो बहुत तरह के ऐसे गेम्स हैं जो हम लोग पहले खेला करते थे और अब बहुत तरह के ऐसे गेम्स हैं जो मोबाइल में ही उपलब्ध हैं। तो गेम्स हो या और भी जो चीज़ें हैं उसमें समय अगर ज़रूरत है तो ही उसमें उतना ध्यान दें और नहीं तो उस समय को जो एक बहुत ही उपयोगी समय हम कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मोबाइल से हटकर देखेंगे या बच्चे हैं या जो भी हैं तो हटकर देखेंगे तो अपने आप को परिवार से जोड़ पाएंगे। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जी, और इसी तरह से देखिए राजुल, जीवन में या जिंदगी में रचनात्मकता का होना बहुत जरूरी है और ये शिक्षा भी हम घर से ही ले सकते हैं, घर से ही शुरू होती है। और रचनात्मकता
बहुत ही छोटी-छोटी बातों से आती है। अब भले हम ये सोचें कि भई ये बातें तो बड़ी छोटी-सी हैं, लेकिन जीवन में उनका इन बातों का जो अनुभव होता है, वो आगे चलकर हमारे जीने का एक साधन बन जाता है। हम एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर बात करें कि बच्चे बचपन से क्या कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं और भविष्य में भी निभाते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें होता है। ऐसे में एक चीज़ याद आती है कि देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो गुल्लक में पैसे जमा करते थे। तो मिट्टी के गुल्लक होते थे और कभी गुल्लक फूट जाए तो बड़ा अफसोस होता था कि अरे ये तो रह गया। और कभी-कभी तो ये होता था कि भाई उसमें सिक्के डालकर ये इंतजार किया जाता था कि किस कब ये भरने वाला है। फिर और उसकी खनक खनखना के बार-बार देखा जाता था कि मेरे गुल्लक से देखो ज्यादा पैसों की आवाज आ रही, तुम्हारी गुल्लक से कम पैसों की आवाज आ रही। और गुल्लक की बात की है तो हमारे जो श्रोता है ना, उन्होंने बच्चों में बचत की आदत डालने के बारे में इस बात का जिक्र किया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचत की आदत अच्छी आदत है, इस भावना से उनमें फालतू खर्च करने की भावना नहीं आती और पैसे भी बचते हैं जो वक्त पर काम आ सकते हैं। इसके लिए उनको गुल्लक देनी चाहिए ताकि वो अपने पैसे बचा सके। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही गुल्लक की आदत अवश्य डालनी चाहिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगी उनके भविष्य के लिए भी। आज की बचत कल की सुरक्षा, ये बात वे अपने माता पिता को देखकर भी सीखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जी, साफ हो जाती है कि हमारे श्रोताओं ने भी गुल्लक का इस्तेमाल जरूर किया है। उनको बिल्कुल याद है। और गुल्लकों के भी अलग अलग रूप हुआ करते थे। भाई मिट्टी की गुल्लक अगर मिल जाए तो क्या बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पाउडर के डिब्बे में छेद करके उसमें सिक्का डालने भर की जगह बना के चाकू से छेद होता था और उसमें फिर हम लोग भरते थे पैसे के डिब्बों में। और फिर बाद में अलग अलग तरह के गुल्लक भी मिलने लगे, जो प्लास्टिक के आने लगे। उसमें बड़े सुंदर सुंदर से खिलौने बने रहते थे और कहीं भालू बना रहता था, कहीं बतख बनी रहती थी और उसके ऊपर से फिर हम लोग पैसे डाला करते थे उसमें। तो वो गुल्लकों वाले दिन जो है वो सिर्फ अपने खुशी के लिए ही, बच्चों में खुशी का ही संचार नहीं करते, बल्कि उनके अंदर एक अच्छी आदत का भी बीज डालते हैं जो भविष्य में चलकर उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। जी, और ये पैसे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कई बार माता पिता भी इस बात को ध्यान देते हैं, जरूर ध्यान देते हैं कि बच्चे जो पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं उनकी फिजूल खर्ची ना हो। यानी कि अगर गुल्लक है तो आप पैसे उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर गुल्लक नहीं है तो बच्चे बाहर जा करके पैसे की फिजूल खर्ची कर सकते हैं। तो इसका ये भी एक फायदा होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता था कि घर में, और ऐसा करते भी हैं बच्चे, कि घर में जब कोई जरूरत होती है माता पिता को या परिवार में भी, तो गुल्लक तो काफी पैसे हो जाते हैं उसमें, तो वो किसी न किसी काम आ जाते हैं। तो इससे ये भावना भी थोड़ी सी डेवलप होती है कि कैसे हम लोग बचत करने के बाद उसी पैसे को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पैसे नहीं है किसी मुसीबत में या कोई भी छोटी चीज अगर हम चाहें तो उसमें तो एक चीज तो कोई खरीद ही सकते हैं। गुल्लक एक फायदे अनेक। और ये तो पैसों की गुल्लक की बात हो गई, भावनाओं की भी एक गुल्लक होती है जिसमें कि थोड़ा 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 करके हम डालते जाते हैं, बच्चों को उसमें डालना सिखाते जाते हैं, जिससे जब भी कभी जिंदगी में कभी एक ऐसा मौका आए कि उन्हें अचानक लगे कि अब बहुत मुश्किल है, तो भावनाओं की वही गुल्लक खुल जाती है और उसमें से वो फिर से वो वही ऊर्जा, वही हिम्मत, वही ताकत, वही उमंग, वही जोश ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी, और छोटी सी गुल्लक जिसमें पैसा रहा करता था वो बड़े बैंक बैलेंस में भी बदल जाती है। तो फिर इससे सहायता तो जरूर होती है। और एक चीज और भी है कि जब छोटी छोटी चीज़ों की हम बात करते हैं और आदत को डालते हैं, आजकल ये देखा गया है कि बड़ी महंगी लग्जरी चीज़ें भी बहुत उपलब्ध हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो अच्छी भी होती है, लेकिन लग्जरी चीज़ें जो हैं उनसे भी बचना किसी न किसी तरह से सिखाना और सीखना ज़रूर चाहिए। जितनी चीज़ें ज़रूरत की हो, जो ज़रूरत में हो, वो ही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई हमारे पास ये नहीं होता है कि हम ये ले सकें या ये ले सकें। हाँ, जैसे कि अभी हमने
महंगे मोबाइल फोन की बात की थी, तो इसी तरह से महंगे लैपटॉप्स उसके लिए कभी-कभी बच्चे जिद करने लगते हैं। अगर साइकिल चला रहे हैं तो महंगी साइकिल, या भाई और बड़े हो गए हैं तो बाइक की महंगी बाइक की, इसमें भी बहुत आधुनिकतम बदलाव होते रहते हैं, एक से बढ़कर एक आते रहते हैं। जी, खासकर जब बच्चे बाहर जाते हैं, यानी कि अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो देखा देखी भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाँ, हॉस्टल में गए या कॉलेज में गए तो ऐसे में बच्चों को महंगी चीजों की तरफ ठीक है, उनको अच्छी लगती हैं वो चीजें, जो नई चीज आई है, नए का जो एक चाव होता है वो तो अलग ही होता है, लेकिन नए के चाव के साथ साथ अपनी जेब का भी ख्याल रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। जी, और गिफ्ट्स की भी बात करें तो गिफ्ट जो हम लोग बनाते हैं, हाथ से भी बनाए हुए गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं। जैसे अगर पेंटिंग्स की बात कहें, या कई बार ऐसा होता है कि बड़ी महंगी चीजें दी जाती हैं, तो खिलौने भी बना सकते हैं। महंगे खिलौनों की जगह छोटे आप बना सकते हैं अपने हाथों से, जैसे कपड़े वगैरह की गुड़िया वगैरह, या रुई से बनाई हुई सुंदर गुड़िया होती है। बहुत तरह की ऐसी चीजें भी होती हैं जो जरूरत में भी, ऐसी चीजें जो हम बनाते हैं वो जरूरत में भी काम आ जाती हैं, और साथ ही साथ हाथ की बनाई हुई चीजें अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं, देते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक रचनात्मकता भी जागती है, होती है, और साथ ही साथ कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ काम हम सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल, तो सीखना ही तो जिंदगी है, हर समय सीखते जाना है। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। चीज़ों को संभाल के रखना और अच्छी तरह से
उनका उपयोग करना, ये एक ऐसी आदत है जो कि हमें घर से ही सिखाई जाती है और बचपन से ही इसका विकास होता है। अब ऐसी ही आदतों में से एक जो बहुत मुख्य चीज है वो है हमारी किताबें। किताबों को साथ संभाल के रखना। याद है संगीता, पहले किताबें नहीं आती थी और कैसे हम ललक कर उन पर कवर चढ़ाते थे तुरंत, और उन्हें संभाल कर रखना सिखाया जाता था। किताब में एक भी निशान ना लगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी उसमें पेंसिल से उसको अंडरलाइन करें, उसके नीचे लाइनें खींचें। किताबें अगर बहुत गंदी हैं तो कहते थे कि विद्या नाराज हो जाती है और इस तरह की बातें सिखाई जाती थी ताकि किताबों को अच्छी तरह से रखना सीखा जाए। जी, साफ सुथरी तरीके से अगर बैग में रखी रहती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, और अगर जरा भी उसमें खरोच आ जाए तो बहुत दुख होता था। और साथ ही साथ एक चीज और थी कि अगर घर में 2 भाई या 2 बहन एक ही कक्षा में हैं तो वो एक सेट किताब में आपस में पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि एक विषय अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो दूसरा विषय तब तक दूसरे व्यक्ति पढ़ सकते हैं। और या तो फिर अगर कोई बड़े क्लास में है और कोई छोटे क्लास में है तो बड़े क्लास की जो किताब होती थी वो छोटे भाई या बहन तक पहुंचा दी जाती थी, संभाल के रखी जाती। तो घर में ही क्यों बल्कि मोहल्ले में भी ये किताबें जो थी आपस में अदला बदली करने का चलन हुआ करता था, और मेरे ख्याल से इस चलन को आज भी हमें कायम रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलन नहीं है तो फिर इंसान हर बार नई किताबें खरीदे और जो किताबें अभी अच्छी अवस्था में हैं वो उनको जो है आप रद्दी में अगर दे दें तो कितना खराब लगेगा। हाँ, और ये किताबें जो होती हैं वो देखिए कई साल भी संभाली जाती हैं। कुछ वो किताबें नहीं कि जिनको हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रेरणादायक किताबें होती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं जिन्हें हम सालों साल संभाल कर रखते चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो किताबें हैं वो हमारे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उनमें से कुछ एक छटी हुई कहानियां जो होती हैं वो हम जरूर अपने बच्चों को सुनाया करते हैं। स्कूल में भी देखिए इसी तरह से होता है। तो किताबों का अपना महत्व है, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी माता पिता और परिवार को एक तरह से ये मदद हो जाती है। अगर बच्चों में इस तरह कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं हमें तो नई किताब चाहिए। एक परिवार है उसमें चाचा, ताई और मामा या ऐसे तमाम बच्चे हैं कि खानदान में कई सारे बच्चे हैं जो कि आगे पीछे के क्लासेस में हैं, और एक ने पास किया, मान लो एक ने 10वां पास किया तो 10वीं की किताबें रख दी गई, और जब कोई आया बच्चा तो उसको दे दी गई और उसने उनसे काम चला लिया। तो इस तरह से काफी मदद हो जाती है। जी, और सदुपयोग भी हो जाता है और कुछ अच्छा भी सीखते हैं हम। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि भाई घर में चूंकि लास्ट अंतिम अब ये इसके बाद बच्चे के बाद कोई नहीं पढ़ने वाला है, तो उन किताबों को भी कई बार जो अभिभावक उन्हें संभाल कर रख लेते हैं और फिर उसके बाद जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं उन्हें दे दी जाते हैं। तो कई बार तो इसे जो सेकेंड हैंड किताब बोलते हैं तो उस तरह से बच्चे बाजार से भी खरीद सकते हैं, और कई बार तो घरों के आस पड़ोस में अगर किसी बच्चे को जरूरत होती है तो बच्चे बड़ा संभाल कर रखते हैं, और जब देते हैं तो ये कहते भी हैं कि भाई ये मेरी किताब है, जरा संभाल कर रखना। तो हम तो यही कहेंगे सखियों से भी कि जैसे एक पेड़ लगाने से पर्यावरण का विकास होता है, पर्यावरण संरक्षित होता है, उसी तरह से इन किताबों को संरक्षित रखना भी एक पूरे एक नस्ल को सुरक्षित रखने के बराबर है। और अगर कोशिश करें हो सके तो अपने आसपास जो पड़ोस में मिलकर एक ऐसा बुक बैंक बना लें जहाँ पर वो किताबें रखी जा सके और उन किताबों से बच्चे काम चला सके। जी, और एक चीज और बहुत जरूरी है राजू कि खरीदारी भी करते समय ये सोचें कि भ्रामक जो विज्ञापन है उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, और जो जरूरत हो बस वही काम की चीजें खरीदें। तो ये सब शिक्षाएं हमें घर से मिल सकती हैं, और सकारात्मक सोच की तरफ एक हम बढ़ते हैं और हमारी इसी तरह से एक पीढ़ी तैयार होती है। तो एक परिवार है, एक समाज है जो इसके प्रति एक प्रेम भी जागृत होता है, तो ऐसी भावना भी आगे हमारे जीवन में बड़ी सकारात्मक सोच को लेकर आती है, एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि समय की जो उपयोगिता है उस पर ध्यान देना हमें जरूर सीखना चाहिए। और समय इस समय हमसे यही कह रहा है कि अब हम अपनी सखियों से ले इजाजत। तो सभी सखियों को राजुल
और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली